अगर कभी रात की सड़कों पर नियॉन लाइट्स के बीच रेस लगाने का सपना देखा है तो नीड फॉर स्पीड ये नाम सुनते ही बहुत कुछ याद आ जाता है। चलिए, आज गेमिंग की इस लेजेंडरी रेसिंग सीरीज के उतार चढ़ाव की कहानी में गोता लगाते हैं। एक ऐसी कहानी जिसने स्पीड की परिभाषा ही बदल दी थी। आइए जरा पुरानी यादों में चलते हैं। वो एहसास याद है, स्कूल से घर आते ही सीधे टीवी के सामने बैठ जाना और बस एक अलग ही दुनिया में खो जाना। सड़कें नियॉन से चमक रही हैं, इंजन की गूंज है और दूर से पुलिस के सायरन की आवाज। ये सिर्फ एक गेम नहीं था, ये एक फीलिंग थी, एक एड्रेनलिन रश था। ये कहानी है जबरदस्त कामयाबी और दिल तोड़ने वाली नाकामी की। मतलब, एक तरफ हैं 15 करोड़ से ज्यादा बिकी हुई कॉपियां और दूसरी तरफ एक ऐसा भविष्य जो आज थोड़ा धुंधला सा नजर आता है। तो कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। साल था 1994। ये वो दौर था जब नीड फॉर स्पीड का मतलब था महंगी सुपरकार्स और बिल्कुल असली ड्राइविंग का रोमांच। सोचकर देखिए, 1994 में जब ज्यादातर रेसिंग गेम्स एकदम आर्केड स्टाइल के थे, ईए ने कुछ अलग करने की ठानी। उन्होंने रोड एंड ट्रैक मैगजीन के साथ पार्टनरशिप की ताकि फरारी और लैम्बोर्गिनी जैसी कारें सिर्फ तेज ना लगें बल्कि असली महसूस हों, उनके इंजन की आवाज से लेकर उनकी हैंडलिंग तक। उस जमाने के लिए ये एक क्रांति थी। तो इन शुरुआती सालों में फ्रेंचाइज ने अपनी पहचान बनानी शुरू की। हर गेम कुछ नया लेकर आया, लेकिन 1998 का हॉट परस्यूट गेम चेंजर साबित हुआ। इसने वो फॉर्मूला दिया जो हमेशा के लिए एनएफएस की पहचान बन गया। रेसर्स वर्सेस पुलिस का वो कभी ना खत्म होने वाला, दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला पीछा। और फिर 2003 में सब कुछ बदल गया। द फास्ट एंड द फ्यूरियस ने दुनिया को ट्यूनर कल्चर का दीवाना बना दिया था और नीड फॉर स्पीड बिल्कुल सही समय पर उसी लहर पर सवार होकर अपने सुनहरे दौर में दाखिल हुआ। अंडरग्राउंड ने सुपरकार्स की चाबियां छीनकर हमें उन कारों की चाबियां दी जिन्हें हम असल में चला सकते थे। होंडा सिविक, निसान स्काईलाइन। अचानक गेम सिर्फ रेसिंग के बारे में नहीं रह गया, ये अपनी कार को बनाने के बारे में था। हर रिम, हर स्पॉइलर, हर नियॉन लाइट आपकी अपनी पहचान थी। ये आज़ादी का एक ऐसा एहसास था जो पहले किसी रेसिंग गेम ने नहीं दिया था। और फिर आया पीक, मोस्ट वांटेड। 1,80,00,000 कॉपियां। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक विरासत है। ब्लैकलिस्ट के हर रेसर को हराने का जुनून और वो नीली सफेद BMW M3 GTR, ये गेमिंग का एक ऐसा पल है जिसे कोई भी फैन कभी नहीं भूल सकता। ये समझने के लिए कि मोस्ट वांटेड कितना बड़ा था, जरा इसे देखिए। उसी साल रिलीज हुए गॉड ऑफ वॉर और डेविल मे क्राई 3 जैसे लेजेंडरी गेम्स की कुल बिक्री को मिला भी दें तो भी मोस्ट वांटेड उनसे कहीं बहुत आगे था। एनएफएस सिर्फ एक गेम नहीं था, ये एक कल्चरल सुनामी बन चुका था। लेकिन जिस स्पीड ने फ्रैंचाइज को टॉप पर पहुंचाया था, वही स्पीड अब उसे नीचे गिराने वाली थी। ईए ब्लैक बॉक्स हर साल एक नया गेम बना रहा था। ये एक ऐसी रेस थी जिसे वो जीत तो रहे थे, लेकिन क्रिएटिविटी का इंजन धीरे धीरे जल रहा था। और यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। फ्रेंचाइज अपनी पहचान खोने लगी। वो एक ऐसे चौराहे पर खड़ी थी जहां उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस रास्ते पर जाना है। टेंशन यहीं से शुरू हुई। मतलब, एक साल आपको मिलता है एनएफएस शिफ्ट, जो एक सीरियस रेसिंग सिमुलेटर है, और ठीक अगले साल आपको मिलता है क्राइटेरियन का हॉट परस्यूट, जो एक धमाकेदार ओवर द टॉप आर्केड एक्शन गेम है। दोनों अपनी अपनी जगह शानदार थे, लेकिन एक फैन के तौर पर यह कंफ्यूजिंग था। असली नीड फॉर स्पीड था क्या, सिमुलेशन या आर्केड? और फैंस ने इसका जवाब अपने बटवे से दिया। प्रो स्ट्रीट की 1 करोड़ से ज्यादा की बिक्री से लेकर द रन की सिर्फ 40 लाख तक, हर नए गेम के साथ लाखों फैन सीरीज को अलविदा कह रहे थे। ये सिर्फ गिरते हुए नंबर नहीं थे, ये टूटते हुए भरोसे की कहानी थी। और फिर 2013 में वो खबर आई जिसने पुराने फैंस का दिल तोड़ दिया। ईए ने उस स्टूडियो को बंद कर दिया जिसने हमें अंडरग्राउंड और मोस्ट वांटेड जैसे मास्टरपीस दिए थे। ईए ब्लैक बॉक्स ये सिर्फ एक स्टूडियो का अंत नहीं था, ये एक युग का अंत था। अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जब नए डेवलपर्स ने उस पुराने जादू को वापस लाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन ये तलाश आसान नहीं थी। घोस्ट गेम्स ने कमान संभाली। 2015 का रीबूट देखने में तो बहुत खूबसूरत था, पर खेलने में उतना मजा नहीं था।
फिर आया 2017 का पेबैक, जो एक विवादास्पद लूट बॉक्स सिस्टम की वजह से बदनाम हो गया। मतलब कार अपग्रेड्स के लिए जुए जैसी स्लॉट मशीन। सोचिए जरा। आखिरकार 2019 में आए हीट ने सही दिशा में एक कदम बढ़ाया और फैंस को लगा कि शायद अभी भी उम्मीद बाकी है। पेबैक पर फैंस का गुस्सा सचमुच फूट पड़ा था। सोशल मीडिया, फोरम, हर जगह एक ही बात थी, प्रोग्रेस के लिए कौन जुआ खेलता है भाई। ये एक ऐसा कदम था जिसने कई वफादार फैंस को हमेशा के लिए इस सीरीज से दूर कर दिया। और अब हम आते हैं आज के दौर में, एक आखिरी कोशिश और एक ऐसा भविष्य जिस पे अब ब्रेक लग चुका है। 2022 में क्राइटेरियन गेम्स ने NFS अनबाउंड के साथ सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्होंने गेम के रियलिस्टिक लुक को एनिमे स्टाइल इफेक्ट्स के साथ मिला दिया। ये एक ऐसा बोल्ड कदम था जिसने कम्युनिटी को दो हिस्सों में बांट दिया। कुछ को ये बहुत ताज़ा लगा तो कुछ के लिए ये NFS की आत्मा पर एक हमला था। इस पर मिली जुली प्रतिक्रिया आई। जहां एक तरफ नए आर्ट स्टाइल और गहरी कस्टमाइजेशन की तारीफ हुई, वहीं दूसरी तरफ बार बार दोहराए जाने वाले मिशन और तकनीकी दिक्कतों ने पूरे एक्सपीरियंस को थोड़ा फीका कर दिया। और नतीजा, NFS हीट के मुकाबले अनबाउंड की बिक्री 64% कम हुई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक फैसला था। ऑडियंस ने साफ कर दिया था कि ये वो नीड फॉर स्पीड नहीं है जिसका वो इंतजार कर रहे थे। तो आखिर एक रेसिंग किंग घुटनों पर कैसे आ गया? ये किसी एक गलती का नतीजा नहीं था। ये बार बार स्टूडियो बदलने, क्रिएटिव थकावट, फैंस का भरोसा तोड़ने और हाँ, फोर्जा होराइजन जैसे एक नए जबरदस्त कॉम्पिटिटर के आने का मिला जुला असर था। EA का कहना है कि रेस अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है, क्या नीड फॉर स्पीड फिनिश लाइन को फिर से पार कर सकता है? क्या ये अपनी जड़ों को याद करके वो पुराना जादू वापस ला सकता है, या फिर ये हमेशा के लिए हमारी यादों के गैराज में खड़ी एक खूबसूरत पुरानी गाड़ी बनकर रह जाएगी? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।